अच्छा जी। थ्रो बैक टू लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सोल ट्रेडर क्या होता है। सोल ट्रेडर एक सिंगल ओनर किसी भी बिजनेस का जो कि सारा का सारा रिस्क खुद फेस करे, खुद बेयर करे, पूरा का पूरा बिजनेस उसको अकेले रह के संभालने पाए। ये होता है हमारा सोल ट्रेडर। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई सोल ट्रेडर बन तो गया है, अब उसके उसको एडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं और डिसएडवांटेजेस क्या मिल रहे हैं। अब लेट से एक बंदा है जो कि बना है सोल ट्रेडर। इट मीन्स कि भाई उसका जो प्रॉफिट है, उसका पूरा का पूरा हकदार वो एक अकेला बंदा है। इसी तरह उसकी पूरी की पूरी बिजनेस पे जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो एक ही वाहिद बंदा कर रहा है। कोई और बाहर का बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि भाई तू ये बिजनेस गलत कर रहा है या ये हरकत तूने जो बिजनेस में की ये गलत की। अनटिल अनलेस या तो वो खुद उसको उससे मशवरा मांगे या तो वो बिजनेस का पार्ट हो। लेकिन वहीं जहां पे एडवांटेजेस की बात हुई वहां डिसएडवांटेजेस भी तो हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हमारे पास डिवीजन ऑफ लॉस नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा नुकसान जो भी बिजनेस बेयर करेगा, जो भी बिजनेस को होगा, वो एक अकेला जो सोल ट्रेडर है जो कि ऑनर है, सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस जो है, उसको बेयर करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे एक अकेला बंदा है वो एक लिमिट तक सोच सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे आपके पास ये भी मसला आएगा कि भाई आपके बिजनेस के अंदर लेस इनोवेशन होंगी, कुछ नई चीज आप ला नहीं सकते। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। भाई ये एक स्टेटमेंट है जो कि शो करती है आपका एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर। दो चीजें निकालती है, एक तो एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है, दूसरा प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालती है। हम लोगों ने ये देखा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है। रेवेन्यू के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे निकलता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में से फर्दर एक्सपेंसेस माइनस करके। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाया अपना इनकम स्टेटमेंट बोलो या अभी नाम चेंज हुआ है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाया। उसके अंदर क्या था कि भाई हम लोगों ने रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न जो आप लोगों ने सेल करके आपके पास कस्टमर ने वापस दे दिया अपना प्रोडक्ट, वो माइनस करोगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी। नेट सेल्स के अंदर से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। सही। अब आज की क्लास, इसका हमारे पास स्टार्टिंग टॉपिक तो पहले ये है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम एसओएफपी भी बोलते हैं। क्या होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसओएफपी क्या होती है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। भाई सबसे पहले ये देख लो कि ये करती क्या है। इट शोज द एसेट एंड liabilities of the business at certain rates।
यानी कि ये बिजनेस की शो करती है एसेट्स को और लायबिलिटी को एक सर्टेन डेट पे, कि आपके उस डेट को, उस दिन को क्या हुआ था। सही। एक सर्टेन टाइम पीरियड शो कर दिया कि भाई इस ड्यूरेशन तक की है, और उसके अंदर आपको बता दिया कि टिल डेट क्या हुआ। अब एक सवाल आता है कि भाई आप इसका डेटा जो आपने रिकॉर्ड करना है ये लाओगे कहां से। आपने बात तो कर दी कि भाई ये आपका रिकॉर्ड होगा टिल डेट, जो भी सीन है, आपने जो भी बिजनेस पे काम किया, जो भी चीजें आई, जो भी चीजें गई, जो भी उधार हुआ, सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर दी। लेकिन ये रिकॉर्डिंग आप लाओगे कहाँ से। तो इसके लिए फिर हम आगे लिखते हैं कि भाई भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आप अपने एसओएफपी के लिए डेटा लाओगे, वो आपका डेटा आएगा ट्रायल बैलेंस से। ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका टोटल डेटा आपको शो कर रहा होता है कि भाई आपके पास बिजनेस के अंदर कितनी चीजें हैं, क्या वैल्यू रखता है आपका बिजनेस डेट पे। अब एक नया टॉपिक खुल गया, नई चीज आपके सामने आ गई कि भाई अब ट्रायल बैलेंस क्या है। एसओएफपी पे जो हमने वो आना ही है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को भी तो क्लियर करना है। तो यही सवाल हम आगे लेके चलते हैं, और एक हमारा सवाल क्या बना। हमारा सवाल बना के भाई क्या है ट्रायल बैलेंस, ये हमारा सवाल। भाई ट्रायल बैलेंस टोटल आप जो लेजर्स बनाते हो, लेजर्स क्या, आप जो टी अकाउंट्स बनाते हो, उसका जो बैलेंस आता है आपका बैलेंस, बीडी या सीडी, जो हम निकालते हैं अपनी दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए, हम जो बैलेंस सीडी या बीडी निकालते हैं, उसका जो बैलेंस आया, जिस जगह पे आया, जो बैलेंस अमाउंट आई, वो आप रिकॉर्ड करते हो अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे कैश है, कैश का एक अमाउंट आई, वो आपने रिकॉर्ड किया अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो क्या डेफिनेशन बनी ट्रायल बैलेंस की है भाई। भाई ये क्या है, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भाई ये लिस्ट है हर उस अकाउंट के बैलेंस की जो कि आपके लेजर के अंदर रिकॉर्ड है एक सर्टेन डेट पे। ठीक है। अब आपके अकाउंट के बैलेंस के अंदर
यानी आपके अकाउंट का बैलेंस एक रिकॉर्ड है एक सर्टेन डेट के हिसाब से, ठीक है। इट मीन्स कि भाई आपने एक चीज बना ली, एक अकाउंट बना लिया, एक एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। इसने बात की बैलेंसेस की, इसने यहाँ बात नहीं की कि अकाउंट कौन सा होगा, इसने यहाँ बात नहीं की कि भाई अकाउंट किस तरह से आप डील करोगे। इट मीन्स कि भाई इसका काम क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस की। अब जब बैलेंसेस की बात हो रही है, इट मीन्स कि भाई ये सिर्फ नंबर्स में काम कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल चीजें देख रहे हैं। विच मीन्स कि भाई अब यहाँ इसने एक बात की कि भाई ये सिर्फ बनाया जाता है, क्यों, ताकि ये चेक कर सके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बुक एंट्री। जो हम टी अकाउंट बनाते हैं, जो हम लेजर बनाते हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, आपने जो बैलेंसेस निकाले हैं क्या वो सही है या नहीं है, वो चेक करता है ये। इट मीन्स कि भाई जब हम इसका टोटल देखेंगे दो साइड्स का, डेबिट और क्रेडिट का, तो वो सेम आएगा। सही। लेकिन एक मजे की चीज, क्या है कि भाई ये है मजे की चीज, इसका कोई ताल्लुक नहीं है डबल एंट्री सिस्टम से। ये सिर्फ चेक करता है कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। आपने एक्सपेंस के अकाउंट में नाम, जैसे आपने पे किया है रेंट, लेकिन अगर आप सैलरीज डाल दो या वेजेस डाल दो या कोई भी एक्सपेंस डाल दो, यूटिलिटी डाल दो, अमाउंट आपने सही डाली है तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि भाई आपने अकाउंट सही बनाया नहीं बनाया, आपने अपने अमाउंट सही डाली नहीं डाली। आप अगर गलत अमाउंट से भी इसको बैलेंस करने जाओगे, यानी कि आपने अकाउंट सही बनाया है, आपने लेजर के अंदर डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आपने अपने अमाउंट सेम डाली है, अमाउंट अगर सही है तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट में मसला आ गया तो ये बैलेंस नहीं होगा। ये है भाई हमारा ट्रायल बैलेंस। अब इसको बनाने का पर्पस क्या, जब हमें सिर्फ ये देखनी है कि भाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, तो इतनी लंबी ख्वारी करनी क्यों।
पर्पज ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, क्यों बनाते हो आप ट्रायल बैलेंस? पहली चीज। सीधी बात, हम ऊपर से ही बात अपनी लेके आते हैं कि भाई हमने जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की, तो वहीं पे हम लोगों ने बात की कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली प्रिपेयर होती है ट्रायल बैलेंस, ये बात हम लोगों ने की। तो यहाँ पे हम इसी बात को लेके आ सकते हैं। क्या बात भाई? ये बात हम कर सकते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस हम लोगों को मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ऐसा ही है, ये हमें मदद करता है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, ये आपको बता देगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी कैसे। ठीक है। दूसरी चीज, ये भाई हमें हेल्प करता है ये चीज फाइंड आउट करने में कि हमारे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कहाँ पे अर्थमेटिकल एरर किया है। सही। ये हमें बताता है कि भाई आपने कहाँ पे अपने बैलेंस के अंदर गलती कर दी है, और कहाँ पे जाके आपने कैलकुलेशन एरर करके अर्थमेटिकल एरर करके अपने बैलेंसेस को खराब कर दिया। सिर्फ इसने बता दिया कि आप ये कर सकते हो, क्यों करते हो? ताकि आप उस अपने गलती को सुधार सको, आप इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हो। समझे? हमारी बात शुरू हुई थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? भाई ये वो है जो कि शो करती है एसेट और लायबिलिटी अपने बिजनेस के अंदर सर्टेन डेट पे आपके पास कितनी वैल्यू रखते हैं। यानी कि एसेट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक रूल समझ लो कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये रूल है भाई कि आपकी बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट होंगे
जो हम लोगों ने एक फॉर्मेट ऊपर पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये वाला फॉर्मेट यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भाई इसकी क्या हैसियत है इस फॉर्मेट की। फिर हम लोगों ने आगे एक बात की कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉर्मली हमारी प्रिपेयर्ड होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ऐसा ही है। फिर हम लोगों ने एक बात की कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने एक नए टॉपिक को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि था हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भाई देखो, एक वो लिस्ट है जो कि हमें शो करती है कि आपकी डबल एंट्री के अंदर, आपके लेजर्स के अंदर, आपने एक सर्टेन डेट पे जो जो काम किया वो आपको बता देगी, कितने अमाउंट का काम किया वो आपको ये बता देगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात भाई, ये हमें हेल्प करती है, ये बनाई इसलिए जाती है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है, यानी कि अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है। तीसरी बात कि भाई ये हमें, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि हमारे लेजर्स वाले सिस्टम है, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एरर बताती है। आपने लेजर्स गलत बनाए, सही बनाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। आपने अगर इसके अंदर मैथमेटिकल एरर नहीं किया है तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई जब ये सिर्फ एरर देखने के लिए काम आता है, इसका पर्पस भी तो यहाँ पे आया है ना। हम लोगों ने नीचे इसका पर्पस भी डिस्कस किया कि भाई इसका पर्पस क्या है। भाई अ ट्रायल बैलेंस इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही बात हम लोगों ने ऊपर की थी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसी बात को हमने उल्टा कर दिया कि भाई ट्रायल बैलेंस इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या डाला कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये अरिथमेटिकल एरर को चेक करता है। ठीक है, ये चेक करके बता देता है कि आपने गलती की है नहीं की है। आपका अगर बैलेंस हो गया ट्रायल बैलेंस, सो आपने गलती नहीं की है। इस केस में यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे क्या पर्पस डाल दिया कि भाई इट हेल्प्स बिजनेस टू लोकेट द अरिथमेटिकल एरर। ये हमें अरिथमेटिकल एरर बता देता है कि भाई आपने कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया। अगर बता दिया आपने कैलकुलेशन एरर किया है, तो फिर आप उसको रीस्टोर करोगे, यानी कि अपने एरर को ठीक करोगे। ये था। इसके बाद हमारा वही टॉपिक आता है कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम लोगों ने एक बात डिस्कस की अभी थोड़ी देर पहले ही कि भाई एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसकी प्रॉपर वर्किंग भी हम आगे देखेंगे जब हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई किस तरह से आपका प्रूव होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। स्टार्टिंग इसकी भी इसी तरह होगी जैसे आपने इसकी की थी। कोई भी बिजनेस का नाम हम वही रखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि पहले आपका आया फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि एक साल की बात हो रही है। ठीक है, इस साल की बात हो रही है किसकी, जहाँ पे ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 दिसंबर 2025 पे। इस साल की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे जो कि हैं एज एट।
यहाँ आएगा आपका एजेड। अब एजेड क्या है? एजेड आपका ये है कि भाई टिल नाउ, आज की डेट तक, यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस टिल नाउ, आपने क्या कारकर्दगी की है अपने बिजनेस के अंदर, वो ये आपको शो करेगा, वो ये आपको बताएगा। आपने बिजनेस किस तरह से किया, सक्सेसफुल बिजनेस था नहीं था, वो सारी चीजें ये आपको बताएगा। अब इसके अंदर बनते हैं 3 कॉलम्स, जबकि इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा कि बनते हैं 2 कॉलम्स। हेडिंग हमारे पास यहाँ आएगी नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स ये हम पढ़ चुके हैं। सो अब यहाँ पे फिर आएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि आपने किस अमाउंट में उठाया। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जब भी माइनस होगी तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ये चीज अपने जहन में रखना। ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल ली थी अपनी लैंड की, बिल्डिंग की, मोटर व्हीकल की। तो हम उसी को लेके चलते हैं, उसमें से कोई भी एक तो उठा लेते हैं। एक हम उठा लेते हैं, चलो, बिल्डिंग। एक उठा लेते हैं आप मोटर व्हीकल। आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज की, सही, आपने एक अमाउंट पे की है। अब उस बिल्डिंग की कोई ना कोई एक अमाउंट होगी जिस पे आपने परचेज की होगी, जिस पे आपने डील की होगी, सही, ऐसा ही है। अब कुछ टाइम बाद लेट से बिल्डिंग हुई डेप्रिशिएट, किसी भी वजह से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई, उसकी प्राइस कम हुई, तो फिर आप उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट यहाँ से माइनस करोगे। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस हुई, फिर आपके पास आ जाएगी आपकी नेट बुक वैल्यू। वहीं दूसरी तरफ आपने लेट से परचेज किया था मोटर व्हीकल एक्स अमाउंट पे। अब आज की तारीख में आप देख रहे हो तो उसके ऊपर अमाउंट कम हो गई है, जो उस अमाउंट पे आपने परचेज किया था उसके मुकाबले वो अमाउंट कम हो गई है। सो यहाँ पे आप वो अमाउंट माइनस करोगे जो अमाउंट से कम हुई, और यहाँ पे आपकी उस वो वैल्यू आ जाएगी जो कि आज की तारीख में वो जिस वैल्यू की मालिक है। जो वैल्यू आप अगर वो मोटर व्हीकल बेचोगे तो आपके इन हैंड आएगी, वो वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे। फिर इसके बाद आप बात करोगे अपनी करंट एसेट्स की। अच्छा, एक बात याद रख लो, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, ये सिर्फ चलता नॉन करंट एसेट्स तक है। नॉन करंट एसेट्स के बाद आपके जब करंट एसेट्स पे शिफ्ट होंगे, आगे जो भी चीजें होंगी उस पे ये कोई लागू नहीं होता। अब हम बढ़े करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल ली थी इन्वेंट्री की, ट्रेड रिसीवेबल्स की ली थी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक।
सही। ये आपने एक्स अमाउंट जो भी अमाउंट होगी वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है। फिर इसका आप सम करोगे, और यहाँ पे आखिरी लास्ट लाइन के अंदर आप अपनी नॉन करंट एसेट्स के सम से, या नॉन करंट एसेट से जो भी अमाउंट आपकी बनी उससे आप ऐड करवा के जो भी अमाउंट आपकी आ गई, या आपकी आ गए टोटल एसेट्स। ये आपके आ गए टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे? टोटल एसेट्स के अंदर से आप माइनस करोगे, लोग बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लोग कैपिटल एंड लाइबिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन अब लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बात आ गई इक्विटी एंड लाइबिलिटी की। ठीक है, ये एक हेडिंग है। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहले ही हमारे पास आता है कैपिटल। इक्विटी की बात हो रही है यानी कैपिटल की बात हो रही है, ये चीज ध्यान में रखो। इक्विटी की अगर बात हो रही है तो कैपिटल की बात हो रही है। अब इक्विटी की बात हो रही है, क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास कैपिटल की बात होगी। सही। कैपिटल की बात हुई, कैपिटल में हम फिल वक्त दो चीजें जहन में रखते हैं। एक तो हमारा आ गया इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, वो हो गया एट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये एक अमाउंट हमारे पास आ गई। जो कि हम अपनी थर्ड सेकंड कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करें। सही। फिर एक चीज हम करेंगे, लेस ड्राइंग्स। सही। तो ये आपके पास आपके आ गए टोटल इक्विटी। अब लाइबिलिटी के अंदर हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी, एक थी करंट लाइबिलिटी, एक थी नॉन करंट लाइबिलिटी। सही। तो हम पहले लिख लेते हैं अपनी करंट लाइबिलिटी। लेट्स से हम अपनी करंट लाइबिलिटी के अंदर लेके जाते हैं, तो एक चीज तो हम लोगों ने देखी थी कि अकाउंट पेएबल या ट्रेड पेएबल जो भी हो, जो उसको आपको पे करना है, आपने किसी से उधार लिया है वो आपको पे करना है, ठीक है, वो अमाउंट। फिर एक चीज आती है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि आपने अपनी लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा बैंक से निकाल लिए पैसे, जब आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो तो वो भी आपको रीपे करने हैं। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी।
तो यहाँ के अंत पे हमने लिख दिया कि बैंक ओवर ड्राफ्ट। सही। फिर एक आखिरी चीज हमारी बची जो कि है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में फिल वक्त एक ही नाम आता है जो कि है हमारा बैंक लोन। एक ही नाम, बैंक लोन, या लॉन्ग टर्म बैंक लोन बोलो या बैंक लोन बोलो, एक ही बात है। वो आप सीधा सीधा यहाँ ले आओ। ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल करोगे, यानी कि कैपिटल, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ये तीनों चीजों का टोटल जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट, और आपने यहाँ पे जो टोटल एसेट्स निकाले, ठीक है, टोटल एसेट्स जो भी निकाले वो अमाउंट, ये दो अमाउंट अगर मैच हो गई तो समझो आपकी सही, आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही बना ली है। यानी कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओके है, एक्यूरेट है। इसके अंदर हमारे पास प्रूफ क्या हुआ कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये प्रूफ हुआ क्योंकि हम लोगों ने टोटल एसेट्स निकाले, सही, एक अमाउंट आ गई। फिर उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज निकाली, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी के अंदर हम लोगों ने कैपिटल, यानी कि हमारी टोटल इक्विटी आई जो कि थी, ने प्रॉफिट फॉर द ईयर में से ड्राइंग्स को माइनस करके हम लोगों ने वो निकाल ली अपनी इक्विटी। ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब ये टोटल अमाउंट और ये वाली टोटल अमाउंट ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि भाई ये सीन है। आज की क्लास यहीं तक।